हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम क्लास 11th बायोलॉजी के चैप्टर डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का नेक्स्ट पार्ट करने वाले हैं। तो एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं कि अभी तक हमने इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं। तो सबसे पहले तो हमने डाइजेशन का मतलब जाना। हमने कहा कि डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। हमने कहा कि डाइजेशन जो होता है वो बायोकेमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि उसमें बहुत सारे एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं और मैकेनिकल प्रोसेस भी होता है। इसका मतलब है कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसके अंदर हमारे मसल्स की मूवमेंट होती रहती है। ठीक है, फिर हमने कहा कि जो हमारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है उसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। एक आते हैं हमारी एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होती है हमारे माउथ से और एंड होती है हमारे एनस पे। ठीक है, अब जो हमारी पूरी एलिमेंट्री कैनाल होती है उसमें कौन कौन से पार्ट्स आते हैं। सबसे पहले तो हमारा माउथ ही आएगा, वहाँ से स्टार्ट होती है एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे पहले आएगा हमारा माउथ, उसके बाद में फिर हमारी बक्कल कैविटी आती है, फिर आता है हमारा फेरिंग्स, उसके बाद में फिर ईसोफेगस। ईसोफेगस के बाद में आता है हमारा स्टमक। स्टमक के बाद में स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद में लार्ज इंटेस्टाइन के बाद में आता है हमारा रेक्टम एंड देन एनस। तो ये सारे पार्ट्स आते हैं हमारे एलिमेंट्री कैनाल में। इन सभी पार्ट्स को हमने अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं हमारे कुछ ग्लैंड्स। उन ग्लैंड्स को हम कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड, क्योंकि वो ग्लैंड्स डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं, इसलिए उन्हें हम डाइजेस्टिव ग्लैंड्स कहते हैं। अब कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं। अब सबसे पहले आते हैं हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या कर रहे होते हैं। सलाइवरी ग्लैंड्स का काम होता है सलाइवा को प्रोड्यूस करना। ठीक है, और सलाइवा का जो पीएच होता है वो होता है 6.8। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरे आते हैं हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स पे हमने कहा था कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो बहुत अलग अलग तरह के होते हैं, तो हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में जो सेल्स मिलते हैं उनको पढ़ सकते हैं। उसमें आए थे हमारे चीफ सेल्स, उसके बाद में पैराइटल सेल्स एंड देन हमारे म्यूकस प्रोड्यूसिंग सेल्स। ये सब गैस्ट्रिक ग्लैंड था। तो अभी तक हमने क्या कहा कि जो हमारे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स आते हैं उसमें सलाइवरी ग्लैंड हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हो गया। उसके बाद में हमारा आता है लार्जेस्ट ग्लैंड। जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड होता है वो होता है हमारा लीवर। ठीक है, फिर हमने लीवर के बारे में बात की। हमने कहा कि जो लीवर होता है ना उसके अंदर हमें हेपेटिक लोब्यूल्स देखने के लिए मिलते हैं, और जो हेपेटिक लोब्यूल्स होते हैं ना वो हमारे लीवर के स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारा लीवर होता है ना वो बाइल को प्रोड्यूस करता है। हमने कहा कि जो बाइल होता है ना, बाइल में दो चीज़ें होती हैं, एक होते हैं हमारे बाइल सॉल्ट्स और दूसरे होते हैं हमारे बाइल पिगमेंट्स। हमने कहा कि बाइल सॉल्ट में ये सब आते हैं हमारे सोडियम टोरोक्लेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। ठीक है, उसके बाद में हमने कहा कि जो हमारे बाइल पिगमेंट्स होते हैं उसमें दो पिगमेंट्स आते हैं। कौन कौन से। बिलीरुबिन और बिलीवर्टिन। ये जो दोनों होते हैं ये हमारे फीसिस को कलर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में फिर हमने कहा कि नेक्स्ट जो ग्लैंड आता है वो होता है हमारा पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या कर रहे थे। पेनक्रियास जो थे वो हमारे पेनक्रियाटिक जूस को प्रोड्यूस कर रहे थे। और फिर हमने कहा था कि जो हमारा पेनक्रियाटिक जूस होता है उसके अंदर बहुत अलग अलग तरह के एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं, और वो जो एंजाइम्स होते हैं वो डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में आते हैं हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। देखिए, जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड। ठीक है, हमने कहा कि जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है वो हमारे इंटेस्टाइन के जूस को प्रोड्यूस करते हैं। पेनक्रियास पेनक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करते हैं। इंटेस्टाइनल में जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स होते हैं वो हमारे इंटेस्टाइनल जूस को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स से, उसी तरीके से हमारा जो इंटेस्टाइनल ग्लैंड होता है, इंटेस्टाइनल जूस होता है, उसके अंदर भी अलग अलग तरह के एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं, वो भी डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो ये था अभी तक की समरी, जिसको मैंने 4 मिनट में कवर करा है कि अभी तक हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली हैं, जिसमें से मैंने थोड़ी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें रिवाइज़ भी करवा दी है। अगर आपको अभी ये सब चीज़ें समझ नहीं आई हैं या कुछ भी कन्फ्यूज़न या डाउट्स हैं तो आप प्लीज़ मेरी इस चैप्टर की प्लेलिस्ट देख सकते हैं। उसमें मैंने सभी वीडियोज़ को मतलब अपलोड किया हुआ है, तो आपको जो भी चीज़ समझ नहीं आई आप देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, और छोटी छोटी वीडियो से अच्छे से समझ लीजिए। अब हम अपना नेक्स्ट पार्ट कवर करने वाले हैं। अभी तक हमने कहा कि जो डाइजेशन होता है उसके प्रोसेस में जो जो चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं हमने उस सब को पढ़ा। अब हम
ये पढ़ने वाले हैं कि डाइजेशन में होता क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस कैसे होगा। अब हमें ये पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहले ना हमें ये तो पता ही है, ये चीज़ हमने पहले वाली वीडियोस में अच्छे से देख ली थी कि हम किस चीज़ का डाइजेशन करने वाले हैं। देखिए हम डाइजेशन किस चीज़ का करते हैं, हमने जैसे कि डाइजेशन की जब अभी मैंने डेफिनेशन बताई, मैंने कहा कि डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स को सिंपलर फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं। अब जिन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर पढ़ा होगा उनको पता होगा कि कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कौन कौन सी थी। जितने भी हमारे पॉलीमर्स होते हैं उनको हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स कहते हैं, और जो भी मोनोमर्स होते हैं उनको हम सिंपलर फॉर्म्स कहते हैं। तो डाइजेशन में हम क्या करते हैं, उन पॉलीमर्स को मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, बस सिंपली हमारे जो पॉलीमर्स होते हैं उनको मोनोमर्स में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए जिन्होंने अभी बायोमोलिक्यूल्स नहीं पढ़ा, मैं अभी थोड़ा सा बता देती हूँ पॉलीमर मोनोमर क्या होता है। देखिए ऐसा होता है, मान लीजिए कि आपके पास में आपने ये चीज़ तो सुनी होगी कि कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। तो वो जो एक बूंद हो गई ना, वो जो एक बूंद हो गई वो हो जाती है हमारे मोनोमर, और वो बूंद बूंद से जो घड़ा भर रहा है, तो वो जो पूरा घड़ा में पानी भर गया, उस पूरे पानी को हम कह देते हैं पॉलीमर, ठीक है। इसी तरीके से मतलब क्या, मोनोमर एक छोटी सी यूनिट है, ठीक है। और मान लीजिए कि एक टीम है, फुटबॉल टीम है, वहाँ पे क्या है, वो बच्चों की टीम है, वहाँ पे एक बच्चे को हम कहेंगे मोनोमर, और अगर पूरी टीम बन गई तो उसको हम टीम कहते हैं, तो उस पूरी टीम को हम पॉलीमर कह देते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा मोनोमर और पॉलीमर में छोटा सा डिफरेंस। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो प्लीज़ आप बायोमोलिक्यूल्स वाला चैप्टर पढ़ लीजिए, वो चैप्टर भी मैंने पढ़ाया हुआ है, उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। क्योंकि पता है क्या है, ये जो चैप्टर है डाइजेशन, ये बायोमोलिक्यूल से काफ़ी ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है। अभी जो आप शुरू करने वाले हैं ना, उसमें बायोमोलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मुझसे जितना पॉसिबल होगा मैं यहीं पे ही चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश करूँगी, पर आपको बायोमोलिक्यूल्स फिर भी पढ़ना होगा। यार ईजी चैप्टर है, लोगों ने हार्ड बना रखा है उसे, ठीक है। आप एक बार मेरे से पढ़ के देख लीजिए। तो अब हम शुरू करने वाले हैं। सबसे पहले तो डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। हमें पता है कि जो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है वो किस चीज़ से मिलकर बना होता है। देखिए कार्बोहाइड्रेट ना सिंपली ग्लूकोज से मिलकर बने होते हैं। तो अब हमें क्या करना होगा, कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करना है। तो जब कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन होगा ना, तो लास्ट जो एंड प्रोडक्ट बनेगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को हम तोड़ते 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 ग्लूकोज की फॉर्म में ले आएंगे, और फिर हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। बस अब हम शुरू करते हैं अपने प्रोसेस को। तो हम कहते हैं डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले क्या होगा, हमने जब अपने सलाइवरी ग्लैंड्स पढ़े थे तो हमने कहा था कि सलाइवरी ग्लैंड्स ना सलाइवा को प्रोड्यूस करते हैं, और वो जो सलाइवा होता है उसका पीएच होता है 6.8, ठीक है। और हमने कहा था कि जो हमारा सलाइवा होता है उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, वाटर होते हैं, म्यूसिन्स होते हैं, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती थी एक एंजाइम जिसका नाम होता था सलाइवरी अमाइलेज। मैंने जब वो चीज़ पढ़ाई थी मैंने तब भी बताया था, दोबारा से बताती हूँ। देखिए जो हमारा सलाइवरी अमाइलेज होता है ना, वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट काम करता है। वो क्या करता है, जैसे अभी हमने कार्बोहाइड्रेट्स खाए, ठीक है, तो जो पहले तो ये तो बताया ना सलाइवरी ग्लैंड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं। वो 3 तरह के सलाइवरी ग्लैंड्स थे, उनकी लोकेशन भी हमने देखी थी। नहीं पढ़ा तो आप प्लीज़ पढ़ लीजिए। देखिए हमने कहा था कि जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं ना, वो सलाइवा को प्रोड्यूस कर रहे हैं, और सलाइवा के अंदर ना एक एंजाइम होता है जिसको नाम देते हैं सलाइवरी अमाइलेज। और सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, जैसे कि मान लीजिए हमने रोटी खाई, रोटी के अंदर है कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में ना एक टाइप होता है स्टार्च का, अलग अलग तरह के कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं यार, तो उसमें स्टार्च है। तो अब ना पता है क्या करेगा ये जो सलाइवरी अमाइलेज है, जैसे कि मान लीजिए हमने 100 ग्राम स्टार्च खाया, तो उसमें से 30% स्टार्च को ना ये हमारी बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर देगा। देखिए दोबारा सुनिए, हमारे पास में एक एंजाइम है सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज क्या करता है, हम जैसे ही हम अपने स्टार्च को अपने माउथ में रखते हैं, बक्कल कैविटी में रखते हैं, तो क्या होगा कि जो सलाइवरी अमाइलेज है वो 30% स्टार्च को वहीं पे बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर देगा। समझ रहे हो आप, 30% जो भी हमारा स्टार्च है उसको वहीं पे बक्कल कैविटी में ही डाइजेस्ट कर देगा। तो ये करता है हमारा सलाइवरी अमाइलेज। अब देखते हैं, तो हम कहते हैं सबसे पहले ना बक्कल कैविटी में होगी डाइजेशन, क्योंकि सलाइवरी अमाइलेज वहीं तो प्रेजेंट है। तो हमने कहा कि कार्बोहाइड्रेट्स की जो डाइजेशन होती है वो बक्कल कैविटी में ही शुरू हो जाती है। क्या होगा कि जो हमारा स्टार्च है
उस पर एक्ट करेगा हमारा सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज आता कहाँ से? सलाइवरी ग्लैंड से आता है, ठीक है। अब जब ये स्टार्च को तोड़ेंगे तो हमें मिल जाएगा माल्टोस और साथ में डेक्सट्रीन्स, ठीक है। ये ना लोग रटते हैं ये चीज़ें यार, अगर आपने बायोमोलिक्यूल्स अच्छे से पढ़ लिया ना, ये चीज़ें आपको रटनी नहीं पड़ेंगी, समझ रहे हो आप, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब सलाइवरी अमाइलेज स्टार्च पे एक्ट करेगा ना, तो ये हमारे स्टार्च को तोड़ देगा माल्टोस और डेक्सट्रीन्स में, ठीक है। अब अभी तो बस 30% डाइजेशन हुई है, तो क्या कार्बोहाइड्रेट्स की डाइजेशन हो गई यहीं पे? नहीं यार, 70% तो अभी भी हमें बच रहा है स्टार्च डाइजेस्ट करने के लिए। भाई मान लो कि हमने 100 ग्राम स्टार्च खाया, उसमें से सिर्फ 30 ग्राम ही तो डाइजेस्ट हुआ है बकल कैविटी में, 70 ग्राम तो अभी भी है, उसको भी तो डाइजेस्ट करना है। तो अब आगे भी डाइजेशन होगी। अब सीधा हमारी जो डाइजेशन होएगी कार्बोहाइड्रेट्स की, वो होगी हमारे इंटेस्टाइन में, ठीक है। इंटेस्टाइन में क्या होगा? देखिए इंटेस्टाइन में दो चीज़ें होंगी। अगर आपने डक्ट सिस्टम पढ़ा होगा तो आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जो हमारा इंटेस्टाइन है उसमें दो चीज़ें होंगी। एक आएगा हमारा पैनक्रियाटिक जूस, दूसरा आएगा हमारा इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। अब पैनक्रियाटिक जूस से एक एंजाइम होता है पैनक्रियाटिक जूस में, जो कि कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है, उसका नाम होता है पैनक्रियाटिक अमाइलेज, ठीक है। अब हम क्या करें? हम कहते हैं कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वहाँ से हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा, और ये जो 70% स्टार्च बचा हुआ है ना, इस 70% स्टार्च पे हमारा पैनक्रियाटिक अमाइलेज आएगा और एक्ट करेगा, और फिर से हमारा जो स्टार्च है उसको माल्टोस और डेक्सट्रीन्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। अब भाई ये हमें क्या माल्टोस और डेक्सट्रीन्स चाहिए थे? ये चीज़ मैंने अभी भी बताई कि यार कार्बोहाइड्रेट्स को जब हम डाइजेस्ट करेंगे तो हमें ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो हमें भाई माल्टोस से ग्लूकोज लानी है। अब जिन लोगों ने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा होगा उन्हें पता होगा कि माल्टोस में क्या होता है। जब हम माल्टोस को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो हमें 2 ग्लूकोज मिलती है। सिंपली कहे तो जो हमारा माल्टोस होता है वो 2 ग्लूकोज को मिलाकर बना होता है। अगर हम माल्टोस को तोड़ेंगे तो 2 ग्लूकोज ही तो मिलेंगे, ठीक है। हम कह रहे हैं जब हमने माल्टोस को, अब यहाँ से पैनक्रियाटिक जूस से तो पैनक्रियाटिक अमाइलेज आया, ठीक है, उसने स्टार्च को माल्टोस और डेक्सट्रीन्स में तोड़ दिया। अब हमें माल्टोस को भाई ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है, तो अब क्या होगा? इंटेस्टाइन, जो हमारा इंटेस्टाइनल जूस होता है वहाँ से एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है माल्टेस, और माल्टेस क्या करेगा? इस माल्टोस को 2 ग्लूकोज में तोड़ देगा, कन्वर्ट कर देगा। अब ठीक है, ये बात होगी। अब हमें डेक्सट्रीन्स को भी तो डाइजेस्ट करना है, तो इंटेस्टाइनल जूस से ही एक और एंजाइम आएगा डेक्सट्रीनेज। ये क्या करेगा? हमारे डेक्सट्रीन को छोटे छोटे शुगर के मॉलिक्यूल्स में तोड़ देगा, ठीक है। अब उसके बाद में हमने कहा कि चलो ये तो बात हो गई थी स्टार्च की। अब ज़रूरी थोड़ी ना है कि हर बारी स्टार्च ही आएगा, सुक्रोज भी आ सकता है, लैक्टोज भी आ सकता है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स है, सुक्रोज लैक्टोज, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मान लो, ये तो था स्टार्च की डाइजेशन के बारे में हो गया। अब हम कह रहे हैं मान लीजिए कि सुक्रोज़ खाया हमने, सुक्रोज़ आया, तो अब क्या होगा? जैसे ही सुक्रोज़ आएगा ना, तो एक एंजाइम होता है सुक्रेज, और ये कहाँ मिलता है? इंटेस्टाइनल जूस में मिलता है। तो सुक्रेज एंजाइम आएगा और वो सुक्रोज़ को तोड़ देगा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। अब ग्लूकोज और फ्रक्टोज में क्यों तोड़ रहा है? क्योंकि ये चीज़ें ना हमने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ ली हैं काफ़ी अच्छे से कि किस स्ट्रक्चर को तोड़ेंगे तो क्या चीज़ें मिलेंगी। तो आप प्लीज़ वो चैप्टर पढ़ लो यार, बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड है ये दोनों चैप्टर। फिर उसके बाद में हम कहते हैं लैक्टोज। अब भाई लैक्टोज क्या होता है? मिल्क शुगर होती है, ठीक है। हमने कहा कि अगर हमने लैक्टोज को खाया है तो इंटेस्टाइनल जूस से एक एंजाइम आएगा जिसका नाम होता है लैक्टेज। लैक्टेज क्या करेगा? लैक्टेज हमारे लैक्टोज को ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ देगा, ठीक है। तो ये था हमारा कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन। अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपना आगे के जो भी हमारे पॉलीमर्स बचते हैं उनका डाइजेशन देखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आज। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो प्लीज़ शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes only with friends because family members तो शायद अगर फैमिली में भी कोई पढ़ता है बायो तो उनको भी भेजिए, ठीक है। तो इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड yes please subscribe my YouTube channel and thank you so much।